हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एट प्रेजेंट अर्थ पे 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं। इस 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग मतलब नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी बचे हुए 24 एलिमेंट्स जो है वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। ठीक है, मैन मेड है। इतना समझे। तो इतने सारे एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करना, इनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना एक काफ़ी टफ वर्क होगा। तो इसको ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे कि वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स, तो आपको लिखना होगा टू स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कैसे अटेम्प्ट किया इसको क्लासिफिकेशन करने में, उसको देखते हैं। साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ केओस। तो बहुत सारे एलिमेंट इधर उधर बिखरे हुए थे, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ सोडियम। इनको अलग अलग स्टडी करना काफ़ी एक हेक्टिक काम था। तो साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ इनको अरेंज करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक था मेटल्स और दूसरा था नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था पहले के ज़माने में, लेकिन ये काफ़ी सिंपल क्लासिफिकेशन है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, इससे अभी भी स्टडी करना मुश्किल हो जा रहा था। तो अब आते हैं मेन जो चार लोगों ने काम किया, उन चारों का काम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डोबेरेनियर्स ने कुछ काम किया पीरियोडिक टेबल पे, फिर उसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड। ठीक है, फिर उसका बाद आता है हमारा मेंडलीव्स, और उसके बाद जो चौथा नंबर है वो है मोजले वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन चारों ने क्या क्या काम किया वो हम देखेंगे अब। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोबेरेनियर्स ट्राइड से। तो देखिए इन द ईयर 1817 डोबेरेनियर ने क्या किया, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टी सेम था, प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसका वैलेंसी कितना है, मेटल है कि नॉन मेटल है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सब प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए, मान लीजिए ये ग्रुप है और हर एक ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट डाल दिए, 3 एलिमेंट डाल दिए। इतना समझे। तो देखिए सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्राइड, इसीलिए उन्होंने हर एक ग्रुप को क्या नाम दे दिया, ट्राइड नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप में उनका कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था। ठीक है, इसीलिए यहाँ का देखिए नाम भी कैसा पड़ा है, डोबेरेनियर्स ट्राइड। तो डोबेरेनियर्स शो दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक टर्म समझ लीजिए, एटॉमिक मास क्या होता है। हमें पता है कि कोई भी एटम का ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है प्लस प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग के और फिर आगे वाले सेल्स को एल से डिनोट करते हैं, फिर आगे एम से। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो इन दोनों का अगर आप नंबर ऐड कर देंगे ना, तो जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना समझे। और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो ये दो टर्म आप कॉपी में नोट करते चलिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, और जैसे जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे वैसे आपको अंडरलाइन करते जाना है, यही आपका नोट्स होगा। और साथ ही साथ जो भी हम क्वेश्चन बोले वो आपको एक कॉपी में नोट करते चलना है साथ साथ। ठीक है, चलिए तो इन्होंने क्या बोला एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डोबेरेनियर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया जिसमें 3 एलिमेंट थे। अब इस तीनों एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज कर दिया गया। तो अरेंज करने से क्या पाया गया कि जो बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ना, वो क्या है, इन दोनों एटॉमिक मास का एवरेज है। मतलब इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रॉक्स बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये एक ट्राइड है, डोबेरेनियर ट्राइड। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का यहाँ पे मिडिल एलिमेंट क्या है, सोडियम है। विथ रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास 6.9, 23.0, 39, ये तीनों का एटॉमिक मास दिया गया है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड सोडियम। तो आप क्या कीजिए,
इस फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। तो निकालते हैं 6.9 प्लस 39, तो 6.9 प्लस 39 और दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 45.9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अप्रॉक्स आपको मिलेगा 23 जैसा, क्योंकि इसको 46 कंसिडर कर लीजिए तो 23 मिलेगा। तो देखिए मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जा रहा है, समझ रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो यही फीचर था डोबेरेनियर ट्रायड में। अब इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म अ डोबेरेनियर ट्रायड, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन आर 35.5 एंड 126.9 रिस्पेक्टिवली। प्रेडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। आपको क्लोरीन और आयोडीन का दे दिया है और बीच वाला जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास आपको निकालना है। तो काफ़ी इजी है, आप क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है उन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। मतलब 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाई 2 सॉल्व कर दीजिए, 81.2 आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। समझे इतना? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसको तैयार कर लीजिए और कॉपी में अभी कभी नोट डाउन भी करते चलिए। और देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है टेबल 5.1। इसमें बोला गया है कि कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म डोबेरियन ट्रायड्स। इन तीनों में से कौन सा ग्रुप ए, ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी कौन सा डोबेरेनियर ट्रायड फॉर्म कर रहा है। तो हमें पता है अगर हम दोनों का एटॉमिक मास ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये बीच वाला आ गया तो ये डोबेरेनियर ट्रायड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी है ये दोनों डोबेरेनियर ट्रायड फॉर्म करेंगे। ये आप खुद से भी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा ग्रुप बी और सी, ये सब क्या है, डोबेरेनियर ट्रायड है। और यहाँ पे देखिए ये टेबल 5.2 में डोबेरेनियर ट्रायड बताया गया है। तो डोबेरेनियर का ये एक लिमिटेशन था कि वो सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, ये वाला, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये दोनों ग्रुप का एग्जांपल यहाँ पे भी है, ये रहा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनका एक लिमिटेशन था कि ये सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए, लेकिन एलिमेंट तो बहुत सारे थे, तो बाकी सबका क्या, तो ये उनको अरेंज नहीं कर पाए थे। तो डोबेरेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है। उस समय के जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से सिर्फ 3 ही ट्रायड, मतलब 9 ही एलिमेंट को वो अरेंज कर पाए। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। ये क्लासिफिकेशन यूजफुल नहीं हुआ उतना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोबेरेनियर ने कहा क्या, ठीक है, और उनका लिमिटेशन क्या है ये, और साथ ही साथ इसके ऊपर सवाल कैसा बनता है वो, इतना चीज़ आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है न्यूलैंड। इन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या होता है? इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया, कोरिलेट किया द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। इन्होंने कुछ रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश किया एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ में और एटॉमिक मास में। याद है आपको एटॉमिक मास अभी अभी बताए थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 1866 का समय था। न्यूलैंड ने क्या किया, अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया एलिमेंट को, किस बेसिस पे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था उसको उन्होंने सबसे पहले रखा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सबसे पहले, उसके बाद कुछ और एलिमेंट रखा होगा उन्होंने। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन। इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लोएस्ट है। एंड एंडेड एट थोरियम विच वॉज 56th एलिमेंट, और जाके उन्होंने खत्म किया पीरियोडिक टेबल को थोरियम पे, जो कि था 56वां एलिमेंट। तो उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट ही थे 1866 तक। वो तो आज के डेट में अभी कितने एलिमेंट है, 118 है, ठीक है। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। अब ये उन्हें काफ़ी अजीब चीज़ उन्होंने नोटिस किया कि हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था ना, वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये रहा न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। इन्होंने ऐसे अरेंज किया, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम उन्होंने लिखा, फिर बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके अरेंज करते गए। तो देखिए हाइड्रोजन 1 है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच कर रहा था। अगर हम लिथियम का एग्जांपल लें तो लिथियम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो ये सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर रहा था। उसी तरीके से मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच कर रहा था, समझ रहे? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो इन्होंने इसको कंपेयर कर दिया ऑक्टेव्स में, जो कि म्यूजिक में होता है, ठीक है, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। तो इससे उन्होंने कंपेयर कर दिया, नी के बाद फिर से सा आएगा, जैसे म्यूजिक में रिपीट होता है वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी रिपीट हो रहा था।
तो इसी के बेसिस पे उन्होंने इस लॉ को क्या नाम दे दिया, देयरफॉर ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो न्यूलैंड ने ये सब बात बोला, जितना अंडरलाइन किए हुए उतना प्रिपेयर कर लीजिए। अब निकालते हैं बुराई, क्योंकि बुराई निकालना काफ़ी आसान काम है। तो इनका भी पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ दिया गया। देखिए क्या क्या बुराई है। नंबर 1, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू डैट ऑफ द फर्स्ट। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मतलब हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच करेगा। ये लॉ ऑफ एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक। फॉर एग्जांपल ये रहा कैल्शियम हमारा, कैल्शियम के बाद मान लीजिए ये है जिंक, तो जिंक का प्रॉपर्टी कैल्शियम से मैच नहीं कर रहा था, सिर्फ ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी कैल्शियम से मैच कर रहा है, चलिए बहुत अच्छा बात। सोडियम का प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच कर रहा है, भी बहुत अच्छा बात। लेकिन यहाँ पे हम आते हैं कोबाल्ट का प्रॉपर्टी क्या ब्रोमीन से मैच करेगा? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये हो गया पहला बुराई उनका। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, तो आपको लिखना होगा कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मूव करते हैं दूसरे बुराई पे। इट वॉज एज्यूम्ड बाई न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड में का सबसे बड़ा गलती ये था कि न्यूलैंड ने ये बात को एज्यूम कर लिया, ये बात को मान लिया कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो क्या उनका ये मानना सही हुआ? नहीं। अभी हमें पता है कि टोटल नेचर में कितने एलिमेंट हैं, टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में सिर्फ 56 ही एलिमेंट था, तो न्यूलैंड ने ये एज्यूम किया कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट रहेंगे और उन्होंने इसी बेसिस पे अरेंज कर दिया। लेकिन बाद में जब नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो सब एलिमेंट को इनके पीरियोडिक टेबल में फिट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ये दूसरा बुराई था उनका, ठीक है। और तीसरा लिमिटेशन पे मूव करें तो वो था ये, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। देखिए न्यूलैंड ने प्रॉपर्टी को मैच करवाने के लिए कहीं कहीं पर तो एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को रख दिया, ये बुराई है। और कभी कभी तो उन्होंने क्या किया कि 2 एलिमेंट को तो रखा ही साथ साथ एक ही स्लॉट में, और साथ साथ ऐसे अरेंज कर दिया कि इनका प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, ये सब हैलोजेंस है, इनका प्रॉपर्टी बहुत ही अलग है, और इसमें कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। कोबाल्ट का प्रॉपर्टी मैच करता है आयरन के साथ। अब देखिए कोबाल्ट और आयरन के बीच में कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुराई था इस पीरियोडिक टेबल का, ये रहा। नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कोबाल्ट एंड निकल को इन तीनों के साथ डाल दिया गया, विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर दिस देन दिस एलिमेंट। इनका प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से काफ़ी अलग है। और साथ ही साथ आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, आयरन का प्रॉपर्टी मैच करता है कोबाल्ट और निकल के साथ, लेकिन आयरन को कहीं दूर रख दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयरन कहाँ पे है और कोबाल्ट और निकल कहाँ पे। तो ये बुराई था इसका, तीसरा लिमिटेशन। तो आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है यहीं तक, ठीक है। एग्जाम में लिखेंगे तो यहीं तक लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। और साथ ही साथ जब नोबल गैस बाद में डिस्कवर किया गया, नोबल गैस मतलब हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सबको नोबल गैस बोलते हैं। बाद में थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे नोबल गैस के फीचर्स को। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, नोबल गैस वो गैस होते हैं जो काफ़ी इनएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इनका वैलेंसी 0 होता है, ठीक है। तो जब बाद में नोबल गैस डिस्कवर किया गया तो इनको इस टेबल में कहाँ डाला जाए, ये भी एक काफ़ी बड़ा टेंशन का बात था। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। जो हल्के फुल्के एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास कम था, उनमें ये अच्छा लॉ काम कर रहा था, लेकिन बाकी सब हैवी एलिमेंट में ये लॉ फेल हो जा रहा था। तो ये 3 लिमिटेशन आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला पॉइंट पूरा, दूसरा पॉइंट भी पूरा, और तीसरा पॉइंट ये नोट तक, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, डिड डोबेडेनियर ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। क्या डोबेडेनियर का ट्राइड न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी देखने को मिल रहा था क्या? तो हमें पता है कि डोबेडेनियर ने कितना ट्राइड बनाया, 3 ट्राइड बनाया, जो कि था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही 3 ट्राइड डोबेडेनियर ने बनाया था। तो क्या ये तीनों में से कोई भी ट्राइड न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में देखने को मिल रहा है क्या? तो हाँ, हम पहले से मार्क करके रखे हुए, ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर येस हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बस आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरेनियर क्लासिफिकेशन। डोबेरेनियर का क्या लिमिटेशन था, तो यही लिमिटेशन था कि वो सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए थे, ठीक है, जो कि इनसफिशिएंट था। जितना अंडरलाइन किया हुआ है वो लिखना है आपको, ठीक है, और ये तीनों ही ट्राइड आप याद कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इनका तो कमी है बहुत सारा, ये रहा, यहाँ पे 3 दिया गया है, इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। केओस मतलब होता है ग्रेट डिसऑर्डर या फिर डिसअरेंजमेंट, तो उस डिसअरेंजमेंट को ऑर्डर में लाना, ये काम अब किसने अटेम्प्ट किया, मेंडलीव्स ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। अभी तक हमने 2 लोगों का काम पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले थे डोबेरेनियर और दूसरे थे न्यूलैंड, तीसरे हैं मेंडलीव, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का मेन क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ठीक है। देखिए द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट गोज टू डिमेरिटी इवानोविच मेंडलीव और रशियन केमिस्ट, ठीक है। ये है उनका फोटो। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. Mendeleev के टाइम में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे, मतलब इनको इतना एलिमेंट्स अरेंज करना था। He examined the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties. तो उन्होंने देखा कि क्या रिलेशनशिप है एटॉमिक मासेस में और एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ में, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने 2 टाइप का देखा, एक फिजिकल और एक केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ देखा। पहला कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। मतलब वो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, मतलब किस फॉर्मूले का ऑक्साइड बना रहा है, और वो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का हाइड्राइड बना रहा है। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया, ठीक है। और उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही इसलिए चुना क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विथ मोस्ट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी रिएक्टिव है और ज़्यादातर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। उसलिए कोई भी एलिमेंट का केमिकल नेचर देखने के लिए उन्होंने देखा कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है बोलने का मतलब है कि किस फॉर्मूले का कंपाउंड देता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। समझ में आ गया कि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने देखा कि वो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस टाइप का कंपाउंड देता है, ठीक है। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव और मोस्ट एलिमेंट के साथ ये लोग कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो हाइड्राइड या फिर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है यही देख के डिसाइड किया गया कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि What physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table? तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया या फिर कौन सा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर किया। तो देखिए जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी का बात है तो वहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर किया, ठीक है, एटॉमिक मास एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा उन्होंने, नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, ये था केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया यूज़ करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। चलिए देखते हैं और उन्होंने क्या क्या किया। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड पे एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। He sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall. तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को चुना जिनका प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, और उन सबको वॉल में पिन करते चले गए, वॉल में चिपकाते चले गए। अब देखिए क्या होता है। He observed, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया देखिए। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गए एंड वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और अरेंज करने के बाद देखा गया कि वो सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज हुए हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया कि देयर ऑकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वैसे एलिमेंट्स थोड़े थोड़ी देर बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड ये, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। तो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी रिपीट होता है, ये बात यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या एक लॉ दे दिया, उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया और वो लॉ ये बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसा चीज़ जो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट होता रहे।
तो यहाँ पे क्या रिपीट होगा, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होगा, और ये रिपीटेशन किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये लॉ उन्होंने दे दिया। अभी इसको और ऐसे समझेंगे। फिलहाल आप ये देखिए, ये लॉ आपको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया है और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा गया है। ये देखिए, ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसमें जो एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज्ड है। इतना समझे। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। तो टोटल कितने पीरियड है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पीरियड है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 और पीरियड नंबर 6 में खास बात यह है कि यहाँ पे हमें 2 सीरीज़ देखने को मिलता है, एक है ऊपर वाला सीरीज़ और एक है नीचे वाला सीरीज़। सिमिलरली पीरियड 5 में भी हमें 2 सीरीज़ देखने को मिलता है और पीरियड 6 में भी 2 सीरीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझे। और देखिए, बात करें वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर, तो देखिए इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया, ग्रुप का नाम दिया। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप है, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो पाएंगे 1 से लेके 8 ग्रुप है यहाँ पे टोटल। ठीक है, और ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 तक में खास बात है कि इन ग्रुप्स को फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है ग्रुप 1, तो इनको 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप ए में ये सब एलिमेंट है, सब ग्रुप बी में ये सब एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप 2 को 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया है। ऐसे करते करते ग्रुप 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये बात है। और एक बात अगर हम बोलें यहाँ पे, तो ये है कि किसी भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना, इन सब का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होता है। ये ग्रुप नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे इनका प्रॉपर्टी सेम होगा। ये ग्रुप नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे इनका प्रॉपर्टी सेम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा प्रॉपर्टी सेम होगा। अभी हमने जो बात किया था केमिकल प्रॉपर्टी के लिए मेंडलीव ने क्या देखा कि ये कोई भी एलिमेंट मान लीजिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड देता है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का कंपाउंड देता है, ये प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने हेडिंग लगा के लिखा हुआ है R2O RO। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है R क्या है, कोई रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वहाँ पे फिट कर सकते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मूला देगा, H2O, R की जगह पे H रिप्लेस कर देना है। लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड देगा, तो Li2O। फिर वैसे सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड देगा, तो Na2O। समझ रहे हैं बात क्या रही। उसी तरीक़े से अगर ये मान लीजिए लिथियम या फिर हाइड्रोजन ही ये H के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, HH, मतलब H2 दे देगा। लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, LiH। ठीक है, वैसे ही अगर सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NaH, ये हाइड्राइड का फार्मूला होगा। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी अगर कोई मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फार्मूला देगा, तो यहाँ पे देखिए Al2O3, जैसा इसमें था वही हमने लिख दिया, सिर्फ R को Al से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मूला मिल सकता है अगर हम R के जगह पर Al डाल देंगे तो AlH3, ये हो जाएगा हाइड्राइड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका अगर प्रॉपर्टी एक बार फिर से रिकैप करें तो देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड है, 6 पीरियड है। पीरियड नंबर 4 से लेकर 6 तक 2 सीरीज़ में बना हुआ है। ठीक है, ग्रुप्स का बात करें तो ग्रुप्स कितने हैं, टोटल 8 ग्रुप्स है और ग्रुप नंबर 1 से लेकर 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, ए और बी। किसी भी ग्रुप में एलिमेंट पाए जाने वाले जो होते हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, और इनका हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इतना समझे। चलिए, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हमें 2 ही चीज़ पढ़ना है मेंडलीव के बारे में, उनका अचीवमेंट और उनका लिमिटेशन। तो अचीवमेंट बात करने से पहले इनका कुछ बुराई जान लेते हैं, क्योंकि कमी निकालना काफ़ी आसान काम है। ठीक है, तो देखिए पहला कमी इनका ये है, देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विथ अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विथ अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। कहीं कहीं पर देखा गया, हमें पता है कि मेंडलीव ने कैसे अरेंज किया है एलिमेंट्स को, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये तो हमें पता है। लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया कि कभी कभी ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले आ चुका है और जिसका एटॉमिक मास लो है वो बाद में आया है। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकल का आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में, ये रहा कोबाल्ट और निकल। नॉर्मली देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लिथियम का 6, फिर 9, फिर 10, फिर 12 इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज है। लेकिन कोबाल्ट और निकल के केस में देखिए
कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 और इसका 58.73। ज़्यादा वाला पहले आ गया, कम वाला एटॉमिक मास वाला बाद में आया, तो ये एक डिफेक्ट निकल के आ गया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फिर वही लिखा है कि कोबाल्ट एटॉमिक मास इतना है, अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका एटॉमिक मास इतना है। लुकिंग एट टेबल 5.4, कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली। एनोमली मतलब इरेगुलरिटी या फिर कमी। ठीक है, तो क्या आप भी ऐसा कमी निकाल सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल में? तो हम पहले ही निकाल के रखे हैं, ये रहा। टेलुरियम और आयोडीन के केस में भी ऐसा देखने को मिलता है। टेलुरियम का एटॉमिक मास 126.60 और इसका 126.90, तो ये पहले आ चुका है, ये बाद में आया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हुआ कमी। और भी कमी देखेंगे, उससे पहले कुछ अच्छाई भी अब थोड़ा देख लिया जाए। मेंडलीफ ने कुछ गैप्स छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और काफ़ी बहादुरी से उन्होंने कहा था कि ये गैप मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट डिस्कवर किया जाएगा। अब ये काफ़ी बड़ा बात है, हाँ, उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया यहाँ पे। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट डिस्कवर होगा और वो एलिमेंट इस गैप में फिट होगा, ऐसा उन्होंने बोला। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस गैप की जगह कुछ तो लिखना होगा ना, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसके जगह पर मान लीजिए उसके ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे उस समय क्या लिख दिया, एक का एल्यूमिनियम करके यहाँ पे लिख दिया। उस समय गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या दे दिया, एक का एल्यूमिनियम। सिमिलरली मान लीजिए ये सिलिकॉन का नीचे उस समय जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जो एलिमेंट था उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, एक का सिलिकॉन। ठीक है, एक का सिलिकॉन मतलब 1 पोजीशन बिलो सिलिकॉन, समझ रहे। एक का एल्यूमिनियम मतलब 1 पोजीशन बिलो एल्यूमिनियम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंडलीफ बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर होंगे। मेंडलीफ नेम्ड देम, और उसको नेम करने के लिए उन्होंने क्या किया, संस्कृत न्यूमेरल जैसे कि एक वर्ड है उसको यूज़ किया, द नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, और उसी ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट का नाम के साथ एक का लगा दिया। ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एका बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। तो उन्होंने ये 3 गैप छोड़ा था। एक गैप में उन्होंने नाम दिया था एक का बोरोन, एक गैप का नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम और एक गैप का नाम दिया था एक का सिलिकॉन। ठीक है, और उन्होंने बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी होगा एक का बोरोन का, ये प्रॉपर्टी होगा एक का एल्यूमिनियम का। और आगे चल के फ्यूचर में डिस्कवर्ड भी हुआ ये 3 एलिमेंट, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो पाया गया है कि स्कैंडियम का प्रॉपर्टी इस एका बोरोन से मैच हो रहा है, तो बाद में क्या किया गया, उसे पीरियोडिक टेबल में एका बोरोन हटा के वहाँ पे क्या लिख दिया गया, स्कैंडियम लिख दिया गया। तो यहाँ पे मेंडलीफ का प्रेडिक्शन राइट हुआ। ठीक है, आगे चल के इस ऐसा प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम था स्कैंडियम। सिमिलरली एका एल्यूमिनियम के जगह पे उन्होंने गैलियम को प्लेस कर दिया गया बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो, और एका सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम डिस्कवर लिख दिया गया पीरियोडिक टेबल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यह। आप तीनों का नाम याद रखिएगा कि एका बोरोन की जगह पे क्या आया, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम और एका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम। आप देखिए यहाँ पे टेबल में भी बताया गया है कि मेंडलीफ ने एका एल्यूमिनियम का ये सब प्रॉपर्टी बताया था, और जब बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ तो गैलियम का प्रॉपर्टी ये सब पाया गया। तो देखिए काफ़ी हद तक सिमिलर है। एटॉमिक मास इन्होंने 68 बताया था, उसका निकला 69.7, काफ़ी सिमिलर है। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3 उन्होंने बताया और इसका पाया गया Ga2O3। उसी तरीके से क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा था, यहाँ पे क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा, लगभग काफ़ी सेम है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पहला अच्छाई। ठीक है कि उन्होंने नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प किया। बात करें दूसरे अच्छाई पे, तो वो अच्छाई है नोबल गैस से रिलेटेड। नोबल गैस क्या होता है थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं। नोबल गैस हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब गैसेस को बोलते हैं नोबल गैस। ये सब ऐसे एलिमेंट होते हैं जो काफ़ी इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब काफ़ी इनएक्टिव, ये लोग किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि ये लोग पहले से खुश है। याद है आपको हम खुश होने का मतलब क्या बोलते हैं? इनका आउटर मोस्ट सेल जो है वो फील्ड होता है। इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका अगर प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ये रहेगा नोबल गैसेस का। नंबर 1, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इनका वैलेंसी 0 होता है। वैलेंसी 0 समझ रहे हैं, इनको कुछ ना लेना है ना छोड़ना है, तो इसलिए वैलेंसी 0 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 कि दे डू नॉट रिएक्ट एंड सो आर ऑलमोस्ट इनर्ट, किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं इसलिए ये लोग इनर्ट है। और चौथा प्रॉपर्टी कि ऑल द मेंबर्स आर गैसेस, जितने भी नोबल गैस है, नाम से ही पता चल रहा है नोबल गैस, तो ये सब गैस ही है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे नोबल गैस का नाम दिया गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
ये 3 नाम आप फिलहाल के लिए याद कीजिए, थोड़ी देर में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें और भी याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, तब ये नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, ये सब बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। इनका डिस्कवरी हुआ वेरी लेट, और ये लोग एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का ये एक एडवांटेज निकल के आ गया कि जब ये गैसेस डिस्कवर हुआ तब इन गैसेस को कहाँ प्लेस किया जाए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना हुआ, हम लोग क्या किए, सिंपल सा एक नया ग्रुप क्रिएट कर दिए जिसको ग्रुप नंबर 9 बोला गया, और उस ग्रुप नंबर 9 में इन सभी नोबल गैस को प्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो मेंडलीफ का एक और अचीवमेंट के बारे में बात करें तो वो अचीवमेंट है ये कि इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट लाइक बेरिलियम, गोल्ड, इंडियम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द टेबल। हुआ क्या था कि पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंडियम का एग्जांपल लेते हैं। इंडियम कहाँ है, ये रहा इंडियम। पहले इंडियम का एटॉमिक मास था 76, ठीक है। लेकिन मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने देखा कि इंडियम का एटॉमिक मास 76 कैसे हो सकता है। उन्होंने पाया कि इंडियम का एटॉमिक मास कहीं ना कहीं 112 और 118 के बीच में होगा, ठीक है। और बाद में जब अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया तब पता चला कि इंडियम का एटॉमिक मास कितना निकल के आ रहा है, 114 ही आ रहा है, ठीक है। तो इंडियम का इस तरीके से एटॉमिक मास करेक्ट किया गया। पहले इसका एटॉमिक मास कितना था, 76 था, लेकिन इसका करेक्शन कर दिया गया। उसी तरीके से गोल्ड का भी करेक्शन किया गया और जो बेरिलियम है उसका भी करेक्शन किया गया, ठीक है। तो ये भी एक अचीवमेंट है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का। तो अगर हम पूरा का समराइज़ करें कितने अचीवमेंट हो गए टोटल, फिलहाल ये जो लिमिटेशन है इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अच्छाई पे बात कर रहे हैं, अचीवमेंट पे। तो पहला अचीवमेंट नंबर 1, इट कुड क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड एट टाइम। उस समय में जितने भी एलिमेंट थे 63 एलिमेंट से उसको उन्होंने अच्छे से क्लासीफाई कर दिया, ये पहला। दूसरा, इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। नए एलिमेंट के डिस्कवरी में उन्होंने हेल्प किया। कैसे हेल्प किया हमने देखा ही, एक बोरोन, एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम की जगह पे जो नए नए एलिमेंट्स आए वो डिस्कवर हुए, ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये होगा कि व्हेन द नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, ठीक है। और चौथा एडवांटेज या फिर चौथा अचीवमेंट ये हो जाएगा कि इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, गोल्ड, इंडियम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द टेबल। तो ये 4 अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। कुछ बुराई निकालते हैं। तो हमने अच्छा ही देखा 4, देखते हैं बुराई कितना निकलता है। एक बुराई तो हम लोग पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं कि यहाँ पे हाई एटॉमिक मास वाले को पहले प्लेस किया गया है, कोबाल्ट और निकल के केस में, और टेलुरियम और आयोडीन के केस में भी ऐसा देखा गया था। चलिए और कुछ लिमिटेशन देखते हैं। पहला लिमिटेशन निकल के आता है हाइड्रोजन के पोजीशन के ऊपर। हाइड्रोजन जो है इसका प्रॉपर्टी मैच करता है अल्कली मेटल से भी और हैलोजन से भी। अब ये अल्कली मेटल और हैलोजन क्या है, देखिए आप इस पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे हैं, ये जो सब फर्स्ट ग्रुप का जो ए सब ग्रुप है इसमें जितने भी एलिमेंट है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ये सबको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और हैलोजन किसको बोलते हैं, ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं हैलोजन, याद कर लीजिए हैलोजन। तो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है ना, इस हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी इससे भी मैच करता है, इससे भी मैच करता है। अब हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए ये अच्छे से तय नहीं हो पा रहा था। तो हाइड्रोजन को इस ग्रुप में रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, या फिर हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा जाए, ये डिसाइड करना मुश्किल था। तो ये पहला लिमिटेशन निकल के आता है। ये रहा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स ऑफ अल्कली मेटल्स। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है, क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जितने भी अल्कली मेटल सोडियम, पोटेशियम, इनका भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है। साथ ही साथ लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हैलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला। ये देखिए इस टेबल में इधर लिखा हुआ है हाइड्रोजन और इधर लिखा हुआ है एक अल्कली मेटल का एग्जांपल है सोडियम, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाता है, वैसे ही अल्कली मेटल भी NaCl सिमिलर टाइप का कंपाउंड बना रहा है। ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से भी सिमिलर टाइप का कंपाउंड बना रहा है, और सल्फर के साथ भी रिएक्शन करके सिमिलर टाइप का कंपाउंड बना रहा है। मतलब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का और अल्कली मेटल, सोडियम एक अल्कली मेटल है, ठीक है, इनका प्रॉपर्टी मैच करता है। तो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ ग्रुप 1 में प्लेस करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, तो Cl2 बनता है, हमने देखा था कार्बन वाले चैप्टर में। वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या बनाता है, H2 बनाता है, और सब में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है और अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए ये एक डाउट था।
तो सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल। समझ में आ गया, ये पहला लिमिटेशन। दूसरे लिमिटेशन में मूव करते हैं, वो है आइसोटोप से रिलेटेड। आइसोटोप्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स कहलाता है उसका अलग अलग रूप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स लिखा गया है, एक है Cl35 और एक है Cl37। दोनों ही क्लोरीन ही है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम होगा, बस डिफरेंस ये है कि दोनों का मास नंबर अलग अलग होता है। इसका मास है 35, इसका मास है 37, ठीक है। अब मेंडलीव ने तो एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब चूंकि इन दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो 2 क्लोरीन को कहाँ कहाँ प्लेस किया जाए। अब इनका केमिकल प्रॉपर्टी लेकिन सेम है, तो ये भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रोपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बना दिया था, उसके कई समय बाद आइसोटोप को डिस्कवर किया गया। और जब आइसोटोप डिस्कवर हो गए तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस किया जाए, तो ये एक डाउट बन गया, ठीक है। और आइसोटोप्स होता क्या है, हमें अभी बता दिया आपको कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो आइसोटोप्स का जो पोजीशन है वो भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं प्लेस कर पाया, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज द चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये हो गया दूसरा लिमिटेशन। एक यहाँ पे एक्टिविटी भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जो एक्टिविटी हम पढ़ाते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। जो हम छोड़ रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखिए, कंसिडर द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन के आइसोटोप्स है। तो लिखा हुआ है वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। तो चूंकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, तो क्या आप इसको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, या फिर चूंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो क्या इनको आप सेम पोजीशन में रखेंगे। कौन सा रास्ता आप अपनाएंगे। तो दोनों में से हम लोग किसको चुनेंगे, हम लोग इस सेकंड वाले को चुनेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे, सेम पोजीशन में रखेंगे। चलिए, एक और प्रॉब्लम निकल के आता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो ये है कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स। इसको समझते हैं। ये देखिए, एटॉमिक मासेस जो है ना, वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल गैलियम और जर्मेनियम, इसका एटॉमिक मास देखिए 69 है, इसका एटॉमिक मास है 72। अब इन दोनों के बीच में कितना एलिमेंट डिस्कवर होगा, ये भी तो पता नहीं चल रहा है ना। मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट X डिस्कवर हो गया, जिसका एटॉमिक मास है 70। फिर एक एलिमेंट Y डिस्कवर हो गया, Y या फिर Z जो भी, मान लीजिए उसका एटॉमिक मास निकल के आ गया 71। ऐसे करके कुछ और भी हो सकता है। A मान लीजिए कोई एक एलिमेंट आ गया जिसका एटॉमिक मास है 70.5। तो इन दोनों के बीच में कितना एलिमेंट डिस्कवर होगा वो हम श्योरली यहाँ पे बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक कमी निकल के आ गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट। समझ रहे हैं। तो स्पेशली व्हेन वी कंसिडर हेवियर एलिमेंट, खासकर से हेवियर एलिमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। तो कितना बुराई हो गया टोटल। और एक बुराई अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, सीधे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि केमिकली जो डिसिमिलर एलिमेंट है, जैसे कि हो गया सिल्वर और कॉपर, इसको क्या किया गया है, अल्कली मेटल के साथ प्लेस कर दिया गया है। तो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है, ठीक है। और एक देखें यहाँ पे, तो ये देखिए गोल्ड और प्लैटिनम का एग्जांपल ले अगर हम, ये रहा हमारा गोल्ड और ये रहा प्लैटिनम, इन दोनों का प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर है। ये लोग केमिकली सिमिलर एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। टोटल कितने लिमिटेशन हो गए, 6 लिमिटेशन हो गए। पहला क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। दूसरा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन्ड। यहाँ पे हमने देखा कि कोबाल्ट पहले प्लेस कर दिया गया, निकल बाद में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया है। तीसरा लिमिटेशन है कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे कैन नॉट बी गिवन सेपरेट प्लेसेस। आइसोटोप को अलग अलग प्लेस नहीं दिया जा सका। चौथा लिमिटेशन होगा कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। पांचवा लिमिटेशन होगा ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, एग्जाम्पल सिल्वर एंड कॉपर प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स, ठीक है। और छठा लिमिटेशन होगा सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लेटिनम प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये 6 लिमिटेशन आपको तैयार करना है।
तो ये अचीवमेंट, लिमिटेशन और उनका लॉ, इतना चीज़ तैयार करना है समझ के। तो ये हमने खत्म कर लिया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब चलिए देखते हैं इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि व्हाट वर द 2 क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने कौन सा 2 क्राइटेरिया यूज़ किया था। तो पहला क्राइटेरिया क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा वाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने कुछ गैप क्यों छोड़ा, क्योंकि इसका आंसर होगा दिस गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है। फिर देखिए और क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाई वॉज देयर नो मेंशन ऑफ नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमें नोबल गैस देखने को नहीं मिलता है। तो क्यों देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि वुड यू प्लेस द 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन Cl35 और Cl37 इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एटॉमिक मास और इन द सेम स्लॉट बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो दोनों आइसोटोप को आप अलग अलग रखेंगे कि सेम जगह रखेंगे, दोनों को सेम स्लॉट में रखेंगे क्योंकि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो मेंडलीव टेबल का यूज़ कीजिए और इन सब का ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। तो पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। चलिए देखते हैं कैसे हम लिखेंगे ऑक्साइड का फॉर्मूला। सबसे पहला था पोटेशियम। तो कहाँ पे है पोटेशियम, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये रहा पोटेशियम। तो पोटेशियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहा। तो क्या लिख देंगे, K2O लिख देंगे। ठीक है। फिर था कार्बन। कार्बन कहाँ है हमारा, कार्बन ये रहा कार्बन। तो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ से देखें तो RO2 लिखा हुआ है। तो C हो जाएगा CO2। ठीक है। चलिए फिर अगला था एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये रहा एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड यहाँ आ रहा। तो Al2O3। ठीक है। उसी तरीके से सल्फर और बेरियम, ये दो आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है ये रहा, बिसाइड्स गैलियम, गैलियम के अलावा विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो गैलियम के अलावा और कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसके लिए मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था। तो गैलियम के अलावा और कौन सा था, स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो 2 क्राइटेरिया यूज़ किया उन्होंने, आपको पता ही है, सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सा सिमिलैरिटी, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। वाई डू यू थिंक द नोबल गैस वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। नोबल गैस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे ये लिखेंगे जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था, ये रहा। बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट एंड दे आर वेरी इनर्ट एंड दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन आवर एटमोसफेयर। ठीक है, इतना लिख देने से काम बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वाई कुड नो फिक्स पोजीशन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन क्यों नहीं दिया जा सका। इसका आंसर होगा बिकॉज इट रिजेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। ठीक है। और ज़्यादा मास का आ गया तो आपको ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा कि अल्कली मेटल के साथ कैसे रिजेंबल करता है, ये लिखना होगा साथ साथ, और हैलोजन के साथ कैसे रिजेंबल करता है ये भी लिखना पड़ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। तो अभी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट ले लीजिए और जब आपके पास अच्छा खासा एनर्जी हो तब इस टॉपिक को कवर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए 1913 में हेनरी मोज़ले आते हैं और वो बोलते हैं कि एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी कौन सा है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतना बोलते ही क्या किया गया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लाया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज़ मतलब बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों,
तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ में क्या लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये किसने सजेस्ट किया था? हेनरी मोजले ने। तो ये बात याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है? हेनरी मोजले ने, ठीक है। अब देखिए समझते हैं इसको। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कोई चीज़ बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे क्या रिपीट होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट होगा, और ये रिपीटेशन डिपेंड करेगा किस पे? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। अब सोच रहे होंगे एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट में एक एक करके इंक्रीज होता है। मान लीजिए कोई क्या ऐसा बोल सकता है कि किसी का एटॉमिक नंबर 1.5 है? नहीं, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। क्या तो वो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, हमेशा नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता एटॉमिक नंबर, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था और इसका स्टेटमेंट क्या है, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर का स्पेशलिटी क्या है कि ये एक एक करके इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी है 5.3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, फिर हम इस एक्टिविटी का सारे सवाल का जवाब देंगे। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है, उसको ग्रुप बोलते हैं। याद है आपको मेंडेलीफ में कितने वर्टिकल कॉलम्स थे? तो आप बोलेंगे 8 कॉलम्स थे, लेकिन यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो पीरियड्स है वो कितने हैं? 7 है, 7 हॉरिजॉन्टल रो है। मेंडेलीफ में कितने थे? 6 थे, ठीक है। चलिए ज़रा पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। तो ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है 1 2 3 4 5, ऊपर में नंबरिंग भी किया हुआ है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 ग्रुप्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है। और देखिए जहाँ तक हॉरिजॉन्टल रोज का बात है तो वो कितने हैं? ये एक रो, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ऐसे करके ये पूरा चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, टोटल 7 पीरियड है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नीचे में 2 रो क्या चीज़ का बना हुआ है, तो ये क्या है कि ये लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टार दिया हुआ है और यहाँ पे डबल स्टार दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे एलिमेंट है ना, लेंथेनम, इसे ऐसा ही एलिमेंट, इसी एलिमेंट की तरह इन सब एलिमेंट का भी प्रॉपर्टी है। तो इन सब एलिमेंट को इसी स्लॉट में रख दिया गया है, ठीक है। अब सबको तो एक ही जगह नहीं लिखेंगे ना, इसलिए स्टार दे के ऐसे नीचे करके लिख दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्टिनियम। तो इन सब एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो सब एक्टिनियम जैसा ही है। तो ये सभी एलिमेंट इसी पोजीशन में है, इसी स्लॉट में है, ठीक है। पोजीशन बोलने का मतलब हम क्या बता रहे हैं? कोई मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कार्बन का पोजीशन बताओ, तो आप देखेंगे कार्बन का ग्रुप नंबर कितना है? 14, और पीरियड नंबर कितना है? 2, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा? ग्रुप 14 और पीरियड 2, ऐसे करके पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं लेंथेनम, तो इन सब का भी पोजीशन क्या है? लेंथेनम वाला ही पोजीशन है, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6, ठीक है। फिर इन सब का पोजीशन भी यही है, समझे इतना? तो खैर उतना आप मत सोचिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। इतना समझे? आपको ये पीरियोडिक टेबल याद कहाँ तक करना है? तो हम पहले भी बता चुके हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर में कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, 20 तक याद करना है, कैल्शियम तक। कैसे याद करेंगे? आपको ऐसे नाम याद करना है सीरियली: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इतना आपको ऐसे नाम से याद करना है। जब सीरियली याद करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको वहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग से नहीं याद करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आप सोचेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर आ रहा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कैल्शियम तक याद रखना है। और एक बात, इस पीरियोडिक टेबल में आपको अलग अलग टाइप के कलर दिख रहे होंगे। 3 टाइप के कलर यहाँ पे हैं, एक है ग्रीन कलर, एक है पिंक कलर और एक है येलो कलर। तो जो ग्रीन कलर में जो एलिमेंट्स सब है ये सब क्या है? मेटल्स है, ठीक है, जितने भी ग्रीन कलर वाले हैं। नीचे जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स थे ये सब भी मेटल्स है। उसके बाद जो पिंक कलर में है ये है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनमें मेटल्स नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको पिंक कलर का दिख रहा है डायगोनल में अरेंज है ये लोग, ये सब हो गए मेटलॉइड्स।
और जो येलो कलर में है ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। यहाँ पे एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब नॉन मेटल्स हो गए। और यहाँ पे एक जिगजैग लाइन है, इस टाइप का लाइन ये रहा, दिख रहा है आपको। ये जिगजैग लाइन क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है मेटल को नॉन मेटल से, ठीक है। बस इतना ही था। तो चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 5.4 करते हैं इसको। लुक एट ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। तो ग्रुप 1 देखने के लिए कहा गया है, ये रहा ग्रुप 1, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा आपको मोबाइल टेढ़ा करना होगा। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है, ये सब हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट। फिर क्या बोला गया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो पहले 3 एलिमेंट कौन से हैं ग्रुप 1 के, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1, ठीक है। और सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 11 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। ये कैसे लिखते हैं आपको तो पता ही होगा ना, बहुत बार हम समझा चुके हैं, ठीक है। ये के सेल है, ये एल सेल, ये एम सेल इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कौन सा सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। तो सिमिलरिटी यही है कि इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम देखने को मिल रहा है। तो चौथा पॉइंट में देखिए क्या लिखने बोला है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे तीनों में ही, 1-1 थे, ठीक है। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस बात से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि कोई भी ग्रुप का जो एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब किसी भी ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है। ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए विश्वास नहीं हो रहा है तो हम लोग इसका भी लिख के देख लेते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम का लिख के देख लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। ऐसी करके किसी का भी लिखेंगे कैल्शियम का तो 2,8,8,2, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब में 2-2 है। इतना समझे। और देखिए यहाँ से भी आप किसी का भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरीन का लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,7 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है। क्लोरीन का लिखना चाहे तो 2,8,7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ये पहला कंक्लूजन निकला। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेंस वी कैन से दैट ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि एलिमेंट का जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगा। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। एक चीज़ और हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिला था, जब हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वो था 1, लिथियम का 2,1 और सोडियम का था 2,8,1। तो यहाँ पे कितने सेल है, एक सेल जिसको के बोलते हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स है, 2, के और एल। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स है, 3, जो कि है के एल एम। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है एक एक करके। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। और एक बात आपको यहाँ पे समझना होगा कि मान लीजिए हम लिथियम का ये लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 1। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर भी कितना है, 1 है। समझे इतना। अब देखिए मान लीजिए बेरिलियम का हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कितना होगा, 2,2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप नंबर भी कितना है, 2। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप नंबर भी उतना ही होता है। चलिए यहाँ पे लेकिन अब जल्दबाजी नहीं करना है, एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे। ये कौन सा है, बोरोन है। बोरोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो 2,3। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर तो ग्रुप नंबर कितना है, 13 है। ये कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में जो गैप है ये 10 एलिमेंट का गैप यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये बोरोन का आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ग्रुप नंबर 13 होता है। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 तक तो ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पे ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा।
अगर किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पे ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। आपको 10 ऐड करते जाना है क्योंकि बीच में 10 एलिमेंट्स का गैप है। समझ रहे हैं बात का गहराई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्लोरीन का लेते हैं, तो फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,7, ठीक है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 है, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर कोई बोले पूछे आपसे तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्टली 17 होगा। 10 ऐड कर देंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। ये रहा ग्रुप नंबर 17। समझे इतना। मान लीजिए कोई आपसे ऐसे पूछा कि कोई एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 14 में है, बताइए उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको अब की बार क्या होगा कि ग्रुप नंबर आपको दिया हुआ है, ग्रुप नंबर 14 है, तो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आपको यहाँ से 10 माइनस करना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, 3 एलिमेंट्स A, B, C हैव 3, 4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 3 एलिमेंट है A, B, C, तीनों के आउटर मोस्ट शेल में 3, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है रेस्पेक्टिवली। गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनका ग्रुप नंबर हमें बताना है एंड ऑल्सो गिव देयर वैलेंसीज, वैलेंसीज भी बताना है। तो देखिए, A का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। तो हम बोले थे कि जब तक 1 और 2 का बात तब तक तो ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर तो हो जाएगा 2, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे ग्रुप नंबर हो जाएगा 14। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 13। 10 ऐड कर दिए इन दोनों में, 2 तक तो ठीक है, इसमें 10 ऐड करने का जरूरत नहीं है। समझे इतना। तो ग्रुप नंबर हमने बता दिया। अब हमें बताना है वैलेंसी। तो वैलेंसी कैसे बताएंगे, देखिए, वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेके वो खुश हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेके या फिर छोड़ के। तो यहाँ पे 3 है तो ये 3 आराम से छोड़ देगा, वैलेंसी हो गया 3। इसका वैलेंसी 4 है तो ये 4 ले या फिर 4 छोड़े, दोनों ही केस में वैलेंसी होगा 4। इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 छोड़ देगा तो इसका वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। तो ये वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं ये हम पहले के वीडियो में भी बहुत बार बता चुके हैं, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर बनता है, ये देखिए, द एलिमेंट A, B, C, D एंड E हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। कौन से 2 एलिमेंट है जो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो सेम ग्रुप में बिलोंग करने का मतलब उनका जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो सेम होना चाहिए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो चलिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो सेम ग्रुप में होंगे। तो A है, B, C, D, E। A का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 9, इसका है 11, इसका है 17, इसका है 12 और इसका है 13। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2,7, इसका हो जाएगा 2,8,1, इसका हो जाएगा 2,8,7, इसका हो जाएगा 2,8,2 और इसका हो जाएगा 2,8,3। तो इसका देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और कोई है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, हाँ, तो ये हमारा आंसर मिल गया। A और C जो दोनों है ये दोनों सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पे है 1 और कोई है 1 वाला नहीं है, 2 वाला भी कोई नहीं है, 3 वाला भी कोई नहीं है। इसका मतलब A और C ही सिर्फ ऐसे पेयर है जो सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A एंड C। समझे इतना। तो हमने ये एक्टिविटी समझ लिया, एक्टिविटी 5.4, और ये दोनों लाइन का इंपॉर्टेंस समझ लिया, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने समझ लिया। अब आते हैं एक्टिविटी 5.5 पे। ये देखिए, इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। ये सभी सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है, तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये देखिए, ये जो आपको सेकेंड पीरियड दिख रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। बेरिलियम का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7 और नियॉन 2,8। तो इन सब में हमें क्या फीचर देखने को मिल रहा है इन सब में। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। डू दिस एलिमेंट ऑल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या। तो एक में 1 है, फिर दूसरे में 2 है, फिर 3, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। क्या नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे सेम है। तो हाँ, पहले वाले में देखिए लिथियम का 2 ही सेल है, फिर बेरिलियम का भी 2 सेल K और L, ठीक है, फिर बोरॉन का भी 2 ही सेल K और L। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल सेम है।
उल्टा हो रहा है। ग्रुप में क्या था, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था और नंबर ऑफ सेल्स एक एक करके बढ़ते जा रहा था। लेकिन पीरियड में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स सेम होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका कंक्लूजन कि दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। समझ गए इतना? इसी को हम लोग अलग अलग शब्द में बोल सकते हैं कि अगर कुछ एलिमेंट का नंबर ऑफ सेल्स सेम है, सब में दो दो सेल है, सब में दो दो सेल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट जो है वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम है तो इसका मतलब ये सभी किस पीरियड में होंगे, सेम पीरियड में होंगे। बात वगैरह समझ रहे हैं? यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब थर्ड पीरियड वाले हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,1। ऐसे अगर हम सबका भी बनाएंगे ना तो सब में हमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 3 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन ये आएगा, देखिए, Which of the given elements A, B, C, D and E with atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 respectively belong to the same period? आपको 5 एलिमेंट दिए गए हैं A, B, C, D और E। A का एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 10 और इसका एटॉमिक नंबर 30। पूछ रहे हैं कि कौन सा दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जिनमें नंबर ऑफ सेल्स सेम होगा वो सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो 2, नंबर ऑफ सेल्स 1 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, इसका लिखेंगे तो 2,8 और इसका लिखेंगे तो 2,8,8 फिर कुछ होगा। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं अभी। तो फिलहाल जितना भी है ये 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स है, ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, तो ये तीनों जो है B, C और D ये सब सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, C एंड D। समझे कि नहीं है? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। तो इनमें कितने कितने एलिमेंट हैं, तो देखिए काउंट करके देख लेते हैं। ये रहा, तो अगर हम फर्स्ट पीरियड का बात करें तो इसमें सिर्फ 1 और 2 ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। लेकिन फोर्थ में जाएंगे तो अगर आप काउंट करेंगे तो कितने टोटल, ये काउंट करने का जरूरत नहीं है, टोटल ग्रुप नंबर कितना है 18, तो ये 18 ही एलिमेंट होंगे यहाँ पे टोटल। सिमिलरली पीरियड नंबर 5 में भी कितने एलिमेंट है 18। पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट है 18 नहीं, इस बार होगा इसमें 32। अब आप बोलेंगे ये में 32 कैसे हो गया, तो यहाँ पे जो ये है ना लेंथ है ना, ये एक नहीं है, ये बल्कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल 14 एलिमेंट यहाँ पे है। तो ये टोटल 18 तो है ही, प्लस ये 14, तो हो जाएगा टोटल 32। ठीक है, सिमिलरली 7th पीरियड में भी टोटल कितने एलिमेंट होंगे 32। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो उसी बात को यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ में 32 और 7th में भी 32। ठीक है, और देखिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। तो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, ये देख के हम क्या बता सकते हैं कि उसका केमिकल रिएक्टिविटी कैसा है। क्यों? क्योंकि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ये छोटा सा लाइन है लेकिन हम बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड, कितने टाइप का बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड, और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड। इसको चैप्टर 3 में, इसको चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, 1, 2, 3 या फिर 4, तो ये सभी डिटरमाइन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के। ठीक है, तो बस इतना आप बात याद रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा और डाउट क्लियर होगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ऑप्शन दिए गए हैं ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 18 या फिर ग्रुप 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 से हमें पता चल रहा है, इसका हमें ग्रुप नंबर निकालना है। 8 चूँकि 2 से ज़्यादा है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, तो ग्रुप 18 हो जाएगा इसका आंसर। समझे? एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 के लिए कौन सा सेल आउटर मोस्ट सेल होगा? तो पीरियड 2 में हमें पता है नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो K और L, तो आउटर मोस्ट सेल हो गया L। ठीक है, आंसर नंबर B हो जाएगा इसका। समझे ये? और ये सभी क्वेश्चन का आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन एलिमेंट X इज प्लेस्ड इन ग्रुप 14 व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। तो फॉर्मूला क्या होगा क्लोराइड के साथ और किस टाइप का बॉन्ड वहाँ पे बनेगा क्लोराइड के साथ, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप नंबर 14 है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया हमें 4 है। ठीक है, इतना समझे। अब देखिए हमें पूछा है कि ये क्लोराइड के साथ किस फॉर्मूले वाला कंपाउंड बनाएगा। तो ये रहा X और ये रहा क्लोरीन जो कि क्लोराइड है। हम क्या बताए थे आपको, नीचे इसका वैलेंसी लिखना है 4 और यहाँ पे इसका वैलेंसी लिखना है। क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। कैसे पता चला? हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब ये 17 कैसे पता चला, हम आपको बोले थे पीरियोडिक टेबल याद कर लेने के लिए वहाँ तक। ठीक है, तो 17 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7। तो इसको कितना लेके ये खुश हो जाएगा, 1 लेके खुश हो जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी है 1। ठीक है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा XCl4। ये 1 को यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया XCl4। तो एक आंसर तो ये हो गया। और पूछा है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये किस टाइप का बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पे। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग वाला काम करेंगे, क्योंकि 4 लेना छोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शेयरिंग होगा और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। समझे इतना? चलिए फिर एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर गिवन बिलो। नीचे 4 एलिमेंट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया गया है, आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, तो 2,8,2 कैसे पहचानेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, कितना मिलेगा 12 मिल गया एटॉमिक नंबर। तो आपको याद है पीरियोडिक टेबल 20 तक, तो कितना हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप काउंट कीजिएगा कि 12वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, तो आप पाएंगे कि यह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था। ऐसे करके बाकी 3 का आप खुद से कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट A जिसका एटॉमिक नंबर है 19 कंबाइंस विद द एलिमेंट B जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो किस फॉर्मूला वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर पूछा गया है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए करते हैं। एक एलिमेंट है A जिसका एटॉमिक नंबर है 19, तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं 2,8,8,1। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, A का वैलेंसी हो गया 1। ठीक है, फिर B का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2,8,7। हमें तो समझ में आ गया ये क्या है, क्लोरीन ही है। ठीक है, तो B का भी वैलेंसी कितना हो गया 1। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हो गया AB। 1 यहाँ पे नहीं लिखते, तो एक आंसर तो हो गया AB। फिर अच्छा अगर इसका वैलेंसी 2 होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है A2B हो जाता, लेकिन खैर यहाँ पे वैलेंसी 1 है, तो AB रहा। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में बनाना सीख चुके हैं। क्या करेंगे कि A लिखेंगे यहाँ पे, और A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ पे 1 तो डॉट दे देंगे, प्लस B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो क्या हो जाएगा A, चूँकि ये 1 छोड़ चुका है तो यहाँ पे A प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा B, और B का इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये B जो है इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझा इतना? तो यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं 2,8,8,1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2,8,7। अब यहाँ पे A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,8, और इसका हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, चलिए फिर क्या पूछा था इसमें, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म। तो आप ही बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग होगा जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही कहा आपने, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है। अब चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ पे जो एक एक्टिविटी था जो हमने छोड़ा था उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट और निकल को कैसे सजाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। यही तो इश्यू था ना मेंडलीफ में। मेंडलीफ का यही बुराई हम लोग निकाले थे कि कोबाल्ट का मास नंबर, एटॉमिक मास ज़्यादा था
और निकल का एटॉमिक मास कम था, लेकिन फिर भी हमने कोबाल्ट को पहले रख दिया था मेंडलीफ में। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है दोनों को? तो देखिए, चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर है 28, तो इस हिसाब से कोबाल्ट पहले आना चाहिए और निकल बाद में आना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में से जाया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन है। ये रहा, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये है कोबाल्ट और ये है निकल, एटॉमिक नंबर 27, इसका एटॉमिक नंबर 28, तो सही में अरेंज है। तो ये इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे हम लोग मास नंबर कितना भी हो, मास नंबर तो देख नहीं रहे हैं ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर देख रहे हैं। एटॉमिक नंबर इसका 27 है, इसका 28 है, कम है ज़्यादा है, बहुत अच्छे से ये अरेंज है, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व है। मेंडलीफ में क्या हो रहा था कि हम लोग मास नंबर को कंसिडर कर रहे थे और मास नंबर ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग पहले प्लेस करने से हमें ये दुख हो रहा था, लेकिन ये दुख यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम मास नंबर देख नहीं रहे। मास नंबर कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर देखना है, और एटॉमिक नंबर इसका कम इसका ज़्यादा, तो सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है, समझे? चलिए, तो ये इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये भी मेंडलीफ का एक बुराई था कि वो आइसोटॉप को पोजीशन नहीं दे पाए थे। उनको ये डाउट आ गया था, ये यहाँ पे हमने देखा था कि मान लीजिए क्लोरीन का 2 आइसोटॉप है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग था, तो दोनों को सेम स्लॉट में रखा जाए या फिर अलग अलग रखा जाए, इसमें वो फंस चुके थे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया गया, देखिए, हमें पता है कि आइसोटॉप्स का मास नंबर मतलब एटॉमिक मास अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मास नंबर को देखते ही नहीं है, हम लोग किसको देखते हैं, एटॉमिक नंबर को देखते हैं, और आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी आइसोटॉप्स को क्या कर दिया जाएगा, सेम स्लॉट में रख दिया जाएगा। देखिए, ये रहा क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया गया, जितने भी क्लोरीन के आइसोटॉप्स है जो भी है सब इसी स्लॉट में रहेंगे, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एटॉमिक नंबर देख रहे हैं और सभी आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, किसी भी एलिमेंट का जितने भी आइसोटॉप है उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, समझे ये बात को? चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम? ये प्रॉब्लम यहाँ पे आया था मेंडलीफ वाले में। यहाँ पे जो था एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था, इसलिए हम ये नहीं बोल पा रहे थे कि 2 एलिमेंट के बीच में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बीच में डिस्कवर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर देख रहे हैं और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर एक एक करके ही इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो? तो ये हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि एटॉमिक नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 1.5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, कभी ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। क्या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा, 1.5 नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है इतना, समझे? चलिए, फिर अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये हाइड्रोजन में तो नाक में दम कर दिया था मेंडलीफ का, ठीक है। कहाँ पे रखा जाए हाइड्रोजन, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मैच कर रहा है, हैलोजन से भी मैच कर रहा है, कहाँ रखा जाए? देखिए, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने जाए तो वो भी क्या होगा, 1। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होता है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है वो सबको सेम ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पे सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना था, 1 ही था, तो हाइड्रोजन को हम लोग यही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को इस हैलोजन वाले ग्रुप में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 था, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करेंगे। लेकिन भले ही देखिए हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसको येलो कलर से दिखाया गया है, फिर भी हम लोग चूँकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए हम लोग इसको ग्रुप 1 में रखेंगे। समझ रहे बात वगैरह? चलिए, ठीक है, तो इतना समझ गए। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी खत्म कर चुके हैं, लगभग अच्छा खासा खत्म हो गया है। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है जो कि है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी एक खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हो जाए। देखिए, एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक एलिमेंट है जो सेकंड ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है, तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा है। सेकंड ग्रुप मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, और थर्ड पीरियड है मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमें पता है कि फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12। इसका मतलब ये एलिमेंट और कोई नहीं बल्कि मैग्नीशियम है। समझे इतना? चलिए,
और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन में जलाते हैं तो एक ऑक्साइड बनता है, वो बेसिक होता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा है, तो हम तो पहले ही कर चुके हैं, मैग्नीशियम, वो ए का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, राइट इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही रहा 2,8,2। क्वेश्चन नंबर सी, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जा रहा है। याद होगा आपको एक एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था, तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। Mg प्लस एयर के लिए O2 गिव्स MgO। बैलेंसिंग करना है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। अब ये बन गया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, मेटल नॉन मेटल से। तो देखिए मेटल ऑक्साइड है MgO प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, एक अल्कली बनाएगा ये, ठीक है। तो MgOH होल ट्वाइस ये बनेगा यहाँ पे, और ये पहले से ही बैलेंस्ड है, एक Mg 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फिगरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड, ये ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे लिखेंगे Mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,8,2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट दे दीजिए, प्लस और हमारा है ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन ये रहा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले सेल में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 था यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, तो Mg चूँकि 2 दिया है तो Mg2 प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन चूँकि 2 लिया है तो O यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6, और 2 मैग्नीशियम का, और ये 2 लिया है तो 2 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मेशन। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8, ठीक है। 6 था, 2 ले लिया तो 2,8, ठीक है। तो चलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा बहुत मिक्सअप हो रहा है, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं ताकि आपका यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। देखिए ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें ग्रुप नंबर का बात किया जाए तो कितने हैं टोटल ग्रुप, 18 ग्रुप है। पीरियड का बात किया जाए टोटल पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, 8, इसमें भी 8, इसमें 18, 18 फिर 32, 32, ठीक है, इतना समझा। फिर ये सब है मेटल्स, बीच में है मेटलॉइड्स, और इधर हो गए नॉन मेटल्स, इतना हमने समझा। फिर हमने खासियत देखा ग्रुप का, एक ग्रुप में जो एलिमेंट है इन सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है, ये हमने देखा, ठीक है। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के कैसे हम ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे, हमने ये समझा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तक है तब तक तो उतना ही ग्रुप नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तब वहाँ पे ग्रुप नंबर हो जाएगा 13। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हुआ तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 14, 10 ऐड करते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर हमने ये भी समझा कि अगर ग्रुप नंबर दिया हुआ है तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर है 17, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 माइनस कर दीजिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, ठीक है। तो इतना चीज़ हमने समझा ग्रुप के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने देखा। फिर हमने ये समझा कि जैसे जैसे आप ग्रुप का नीचे जाएंगे वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होते रहता है एक एक करके। देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 1। जब आप पीरियड नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, इन सभी एलिमेंट का 2। पीरियड नंबर 3 में आएंगे तो इसमें कितने सेल्स बनेंगे, 3, KLM, ठीक है। पीरियड नंबर 4 में आएंगे तो इनके नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 4, ठीक है, KLMN, ऐसे करके चलते जाएगा ये। और देखिए, और हमने बात किया था पीरियड्स का, तो पीरियड में जब होता है तो नंबर ऑफ सेल्स सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है किसी भी पीरियड के एलिमेंट्स का, इतना समझे। तो बस यही सब चीज़ हमने नोट किया, और तो कुछ है नहीं, ये चीज़ देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कोबाल्ट और निकल का इश्यू कैसे रिजॉल्व हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने जो टेलुरियम और आयोडीन वाला इशू भी यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, कोबाल्ट निकल वाला ही सेम केस था। याद है आपको, यही एक प्रॉब्लम हमने ढूंढा था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कि टेलुरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है लेकिन ये फिर भी आगे प्लेस था, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एटॉमिक नंबर को देख रहे हैं तो उस हिसाब से इनका पोजीशन ठीक है। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन का पोजीशन को कैसे रिजॉल्व किया गया, आइसोटॉप्स को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है, ये सब चीज़ हमने समझा। तो पीरियोडिक टेबल हमने समझ लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या क्या फीचर होता है, और भी हम लोग कुछ बात जानेंगे जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा देर के लिए रेस्ट कीजिए, जितना अभी तक हम बोले, जो भी क्वेश्चन बोले सबको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ट्रेंड मतलब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ पैटर्न देखने को मिलता है जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं या फिर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन अ ग्रुप, तब हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो पैटर्न कैसा है, किसी से रिलेटेड वो पैटर्न है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वैलेंसी को स्टार्ट करते हैं, मतलब पीरियड में वैलेंसी कैसे चेंज होता है और ग्रुप में वैलेंसी कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। सबसे पहला आप समझिए वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी को हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, और वैलेंसी निकालते कैसे हैं, हम देखते हैं कि वो एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लेके या फिर कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है मैग्नीशियम का वैलेंसी फाइंड आउट करो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,8,2। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तब ये आउटर मोस्ट सेल बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये चाहे तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब आउटर मोस्ट सेल में तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो कौन सा काम ईजी है, 2 छोड़ना या फिर 6 लेना? तो 2 छोड़ना ज़्यादा ईजी है, इसलिए ये 2 छोड़ देगा तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। जितना छोड़ रहा है उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, या फिर लेता तो लेने वाला नंबर को वैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका वैलेंसी बताओ। तो सल्फ़र का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। तो ये कितना लेगा या फिर कितना छोड़ेगा, तो आप बोलेंगे ये 2 लेना ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि 6 छोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो ये 2 ले लेगा तो इसका भी वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो पहले 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे बोला गया है कि आप 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट तक का आप वैलेंसी फाइंड आउट कीजिए। तो आप इजीली कर लेंगे खुद से। हम भी यहाँ पे कुछ करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये 1 लेके खुश हो जाएगा तो इसका वैलेंसी हो गया 1। हीलियम का आउटर मोस्ट सेल में एक ही सेल ही है, इसमें 2, तो ये कितना लेगा या फिर कितना छोड़ेगा, ये तो पहले से स्टेबल है, ये ना लेगा ना छोड़ेगा तो इसका वैलेंसी हो गया 0। ये जितने भी नोबल गैस है ना सबका वैलेंसी क्या है, 0 है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगर लिथियम का बात करें तो एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा, वैलेंसी हो गया इसका 1। ठीक है, बेरिलियम का वैलेंसी 2, बोरोन का वैलेंसी 3, कार्बन का वैलेंसी 4, नाइट्रोजन का अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब 2,5, मतलब ये 3 लेगा तो वैलेंसी हो गया 3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1 और नियोन का वैलेंसी 0। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? और जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट में तब वैलेंसी क्या होता है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है 1 2 3 4, फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में, वैलेंसी फर्स्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया पीरियड में ट्रेंड। बात करें ग्रुप में कैसा ट्रेंड है इसका, तो देखिए अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी निकाले तो 1, लिथियम का वैलेंसी भी 1, सोडियम का वैलेंसी 1 क्योंकि 2,8,1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 छोड़ के खुश हो जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम का वैलेंसी भी 1। ठीक है, सबका वैलेंसी 1 आएगा। तो इन अ ग्रुप जो है वैलेंसी क्या रहता है, रिमेन सेम। सिमिलरली आप यहाँ पे फ्लोरीन का केस लीजिए, यहाँ पे वैलेंसी कितना आया था 1, तो क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, ब्रोमीन का भी वैलेंसी 1, तो ग्रुप में वैलेंसी सेम रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन का वैलेंसी कितना था 4, सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4, ऐसे करके इन सब का होगा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज द वैलेंसी वेरी मतलब चेंज इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में वैलेंसी कैसे चेंज होता है लेफ्ट से राइट में, तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ठीक है, फिर इसी में अगला क्वेश्चन है हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। ग्रुप में वैलेंसी कैसे चेंज होता है, तो ग्रुप में वैलेंसी रिमेन सेम। ठीक है, ये हो गया वैलेंसी का ट्रेंड, इतना याद रखिएगा। मूव करते हैं दूसरे फैक्टर पे जो कि है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम। अब सोचेंगे अब रेडियस ऑफ द एटम क्या है, देखिए हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, इसमें होता है हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, और फिर ये होते हैं सेल्स। अब डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 है तो पहले सेल में अकोमोडेट हो जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा हुआ तो दूसरा सेल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। तो देखिए न्यूक्लियस के सेंटर में से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द एटम, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। समझे कि नहीं समझे? चलिए, द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। समझिए ये बात को,
न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, मतलब एटॉमिक साइज बोलते हैं। और इसको मेज़र किया जाता है पिकोमीटर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। उतना नहीं याद रखना है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एटॉमिक साइज को मेज़र करते हैं पिकोमीटर में, इतना बात काफ़ी होगा, ठीक है। और देखिए, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, ये है पहला सेल, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा सेल और इसमें है मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक साइज या फिर रेडियस ऑफ द एटम कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, आउटर ये वाले सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तब जो है ये डिस्टेंस जो है ये क्या एटॉमिक रेडियस कहलाएगा, नहीं। तब जो है यहाँ से लेके हमें यहीं तक सिर्फ मेजर करना होगा एटॉमिक रेडियस, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। नीचे 4 फिगर दिए गया है, बोला गया है कि चारों में से कौन सा एटॉमिक रेडियस को दर्शा रहा है। तो फिगर नंबर 1 में देखिए सिर्फ न्यूक्लियस के रेडियस को बोल दिया गया ये एटॉमिक रेडियस है, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। फिगर नंबर 2 में देखिए न्यूक्लियस के सेंटर से लेके के सेल का तक गया हुआ है। अब आउटर मोस्ट सेल पहचानना है आपको, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे के है या फिर एल है या फिर एम है। तो हम देख रहे हैं कि एम में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो आउटर मोस्ट सेल नहीं कहलाएगा। एल भी आउटर मोस्ट सेल नहीं है, के जो सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये फिगर नंबर 2 सही बता रहा है रेडियस, समझे बात क्या रही। फिर फिगर नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल एम है और न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर एम तक का डिस्टेंस दिया गया है, तो ये भी सही फिगर है, ये भी रेडियस बता रहा है। फिगर नंबर 4 देखिए, इसमें तो सेंटर से लिया ही नहीं गया है, कहीं पे दूर में जाके आर दे दिया गया है, तो ये तो सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड, ठीक है। एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो स्टडी करते हैं। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ से कोई एक पीरियड उठाते हैं, मान लीजिए सेकेंड पीरियड को देख रहे हैं हम लोग और इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है और किसी भी पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ना तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, वो जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से जो रेडियस है वो कम जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये हो गया कोई के सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब चूंकि अब यहाँ पे अगर चार्ज बढ़ते जाएगा तो ये और स्ट्रॉन्ग फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरफ, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे वैसे ही जो इसका साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, ठीक है, ये साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। समझे कि नहीं ये बात, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, जिस वजह से जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा पीरियड का ट्रेंड। अब बात करते हैं ग्रुप में कैसा ट्रेंड रहता है। हमें तो ये बात पता है कि ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहता है। हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 1 ही सेल होगा, लिथियम के केस में 2 सेल होगा, सोडियम के केस में 3 सेल होगा। तो चूंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो ये तो काफ़ी कॉमन सेंस है कि यहाँ पे साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो टॉप टू बॉटम में इसका ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ये दो बात याद रहेगा आपको। चलिए यहाँ पे इस एक्टिविटी में भी यही बताया गया है कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है एक पीरियड में। तो ये पूरा हमें नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है इन अ पीरियड, ठीक है। यहाँ पे बताया भी क्या है रीजन के साथ, ये आपको याद करना है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, समझ गए, which tends to pull the electrons closer to the nucleus and hence reduces the size of atom। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, जिस वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें ग्रुप का, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होता है, दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं वैसे वैसे नए नए सेल्स ऐड होते जाते हैं। तो these increases the distance between the outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increases in spite of increase in nuclear charge।
जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं ना, तब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, जिस वजह से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस का बढ़ने का वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो भी बढ़ते जाता है डाउन द ग्रुप में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। सिमिलरली ये एक्टिविटी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें बताया गया है कि कैसे बढ़ता है। चलिए मूव करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे, जो कि है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है। एक्टिविटी में बोला क्या है, एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेटल ग्रीन वाला, और ये भी एक मेटल है, और ये सब येलो वाला नॉन मेटल। तो जो मेटल है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, और जो नॉन मेटल है वो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करते हैं। इतना बात समझे। और देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड मेटल्स। तो मेटल की साइड में देखा हमने लेफ्ट साइड में, और नॉन मेटल की साइड में देखा हमने राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में वी हैव सिलिकॉन, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड बोलते हैं। मतलब इसमें किसका भी प्रॉपर्टी होगा, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होगा मेटलॉइड में, ठीक है। बीच में सिलिकॉन था पिंक वाले में। और मेटल नॉन मेटल को सेपरेट कौन करता है, एक जिगजैग लाइन सेपरेट करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और बॉर्डर लाइन में कौन से एलिमेंट है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये सब है मेटलॉइड, ठीक है। आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सभी मेटलॉइड्स का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे कि 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, और 4 ऑप्शन देंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड रिस्पेक्टिवली। तो ये तीनों ही क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और हमने चैप्टर 3 में ये भी पढ़ा कि मेटल्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि लोग इलेक्ट्रॉन्स को खोते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो के क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है ये लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स है वो लोग इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं नॉन मेटल्स। तो ये तो बात आप याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। हमें पता है कि पीरियड में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होता है, होने लगता है। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये जो है ये फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है पीरियड में, ठीक है। तो ये फोर्स इंक्रीज़ होने का वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा नहीं वहाँ से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंक्रीज़ होते जा रहा है, ठीक है। वही डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज का जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर मूव करते रहता है न्यूक्लियस से, समझ रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है। इस वजह से यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है। देयरफॉर दे कैन बी लॉस्ट इजीली। तो चूँकि यहाँ पे फोर्स कम है, इस वजह से ये लोग इजीली लूज हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नीचे में इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा डाउन द ग्रुप, और अक्रॉस अ पीरियड में इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और देखिए, पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, ये हमें पता ही है। और एज द ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स द टॉप। ये भी हमें पता है कि नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ। और एक छोटा सा बात, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन जनरल, ठीक है। कोई मेटल ऑक्साइड आपको दिखे तो वो किस नेचर का होता है, बेसिक। फॉर एग्जांपल MgO, ये बेस की तरह काम करेगा। और वही नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले एक बात और डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी के ऊपर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए,
रिएक्टिविटी मेटल्स का अलग तरीके से काम करता है और नॉन मेटल्स का अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। मेटल्स में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। लिख लीजिएगा कहीं पे ये बात, हाँ, कि लेफ्ट टू राइट मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। फिर टॉप टू बॉटम मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात समझे। अब वही नॉन मेटल में ये दूसरा उल्टा चलता है। नॉन मेटल में लेफ्ट टू राइट मूव करने से रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम मूव करने से रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। यहाँ पे इधर पे डिक्रीज था लेकिन यहाँ पे इंक्रीज है, इधर पे इंक्रीज था लेकिन यहाँ पे डिक्रीज है, समझे। अब आपसे कोई पूछे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि नीचे मूव करने से रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है यहाँ पे। कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इधर जाने से रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। इतना समझे। चलिए तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इससे आपका अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। नीचे 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। हमें पता है एसिडिक ऑक्साइड वही फॉर्म करेगा जो क्या हो, नॉन मेटल हो। और नॉन मेटल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, एटॉमिक नंबर है 7। 7 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,5, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके खुश होगा। ये लेने वाला है, मतलब ये है नॉन मेटल और यही एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। दूसरा है 3 मतलब 2,1, 1 ये छोड़ने वाला है, इसका मतलब ये मेटल है। 12 मतलब 2,8,2, ये 2 छोड़ देगा, ये भी है मेटल। फिर 19 तो 2,8,8,1, ये 1 छोड़ेगा, ये भी मेटल है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नॉन मेटल और यही एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। समझे इतना। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल आर गिवन बिलो। तीसरा पीरियड का एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। पूछा गया है विच एटॉम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम। कौन बिगर है सोडियम और मैग्नीशियम में से, तो हमें पता है कि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इस वजह से यहाँ पे जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा, ठीक है। वाई का आंसर भी आप जो अंडरलाइन किए थे आगे में वो लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, तो एकदम जो लेफ्ट हैंड में होगा वो मेटेलिक होगा, तो सोडियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक है। और नॉन मेटेलिक कौन सा होगा यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा राइट में है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 एलिमेंट्स M and N बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड आर इन द सेम पीरियड, दोनों एक ही पीरियड में है, ये भी अच्छा बात है। तो हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ M and N वेरी, ठीक है। तो M और N का नीचे दिया गया क्या इस प्रॉपर्टी से, इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला है साइज ऑफ द एटॉम, M और N में कौन बड़ा है और कौन छोटा वो बताना है। तो देखिए M ग्रुप 1 में और N ग्रुप 2 में, इसका मतलब M लेफ्ट हैंड साइड में है और N राइट हैंड साइड में है, मतलब ये पीरियड का केस बन रहा है। तो पीरियड में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो M का साइज बड़ा है और N का साइज छोटा है, समझे। दूसरा देयर मेटलिक कैरेक्टर्स, तो मेटलिक कैरेक्टर कौन होगा, M जो है वो ज़्यादा मेटलिक होगा और N कम मेटलिक होगा, समझ गए होंगे, क्योंकि M लेफ्ट हैंड साइड में है और N M के राइट में। फिर देखिए देयर वैलेंसीज इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। इस क्वेश्चन को समझिए, ऑक्साइड बनाएंगे तो उनका वैलेंसी क्या होगा। तो M चूँकि ग्रुप 1 में है तो इसका आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक छोड़ देगा, तो M का वैलेंसी 1 और N का वैलेंसी 2, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चल रहा है, ग्रुप नंबर देख के, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, ठीक है। M और N का क्लोराइड के साथ क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे M और यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन। M का वैलेंसी अभी पता चला 1, क्लोरीन का वैलेंसी हमें पता है 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फॉर्मूला क्या देगा, MCl, ठीक है। वैसे अगर N का देखें तो N यहाँ पे लिखेंगे, क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे, N का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये बनेगा NCl2, ठीक है, हो जाएगा इसका क्लोराइड का फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन है, देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर 9, 11 एंड 17 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। विच 2 ऑफ दीज एलिमेंट विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड वाई। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम उसी का होता है जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। X का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2,7। Y का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब 2,8,1, और Z का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 17, मतलब 2,8,7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसका मतलब X और Z का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो पूछा था Y, तो यहाँ पे लिखना होगा X एंड Z विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ये सब क्वेश्चन हमने काफ़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया। अब कुछ NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करके चैप्टर को एंड करते हैं। पहला,
हाउ डू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज, एनोमलीज मतलब इरेगुलरिटीज़, मतलब जो भी खामियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे दूर किया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट में इसका आंसर देना होगा। सबसे पहला तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन क्या था, एटॉमिक नंबर था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर था वो था 27 और निकल का एटॉमिक नंबर था 28, इसीलिए कोबाल्ट को पहले प्लेस किया गया निकल के, ठीक है। भले ही उनका एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज़्यादा था और निकल का कम था, तो एटॉमिक मास का कोई लेना देना नहीं है। तो ये कोबाल्ट निकल वाला प्रॉब्लम भी इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सॉल्व किया। इसके अलावा जो आइसोटॉप्स का प्रॉब्लम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो कैसे सॉल्व हुआ, देखिए सभी आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग होते हैं, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से सभी को क्या किया गया, सेम पोजीशन में रख दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट देके आपको समझा देना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। तो देखिए 2 एलिमेंट का नाम बताना है आपको जो मैग्नीशियम की तरह केमिकल रिएक्शन शो करे, मतलब मैग्नीशियम का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उनसे मैच करना चाहिए। तो आपको पीरियोडिक टेबल देखना है और उसमें देखना है कि मैग्नीशियम के ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट को उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे है मैग्नीशियम, तो इस ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट को उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल बेरिलियम और कैल्शियम को उठा लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा और प्रॉपर्टी सेम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, नेम 3 एलिमेंट्स डैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 से कोई भी 3 एलिमेंट का अगर नाम आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप 2 का कोई भी 2 एलिमेंट आप दे दीजिए यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट्स विथ फील्ड आउटर मोस्ट सेल। फील्ड आउटर मोस्ट सेल किसका होता है, नोबल गैस का होता है, तो वहाँ से कोई भी आप हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये 3 एलिमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल मेटल्स डैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट। तो क्या इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी है। तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी देखिए सेम है, सभी पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो क्या सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी यही है कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों ही ग्रुप 1 के एलिमेंट है और इनका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है सेम है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर बी, हीलियम इज अनरिएक्टिव, सबको पता है। नियॉन इज अ गैस एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, ये भी पता है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो वही सेम कॉमन है, दे हैव फील्ड आउटर मोस्ट सेल्स, ठीक है। या फिर दोनों का वैलेंसी 0 है, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमॉन्ग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो पहले 10 एलिमेंट में से मेटल कौन से हैं, तो काफ़ी इजी है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो ग्रीन में सिर्फ लिथियम और बेरिलियम ही दिख रहा है जो मेटल, ठीक है, पहले 10 एलिमेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम और बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 6, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सब में से कौन सा ज़्यादा मेटल है, तो है GaGeAs। चलिए देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। क्वेश्चन में इन 5 एलिमेंट का नाम दिया गया था, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और एक तो कौन सा था Be। यहाँ पे Br है, ये नहीं था, Be मतलब बेरिलियम, ये दिया गया है। तो इन 5 में से कौन सबसे ज़्यादा मेटलिक है, तो ये तो नॉन मेटल है, ये तो ऑप्शन पहले ही छटा, ये दोनों मेटलॉइड है, ये भी पहले ही छटा। अब सवाल उठता है गैलियम और बेरिलियम में से कौन ज़्यादा मेटलिक है। तो हमें पता है कि इस साइड मूव करेंगे ना तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, तो इसका मतलब ज़्यादा मेटलिक कौन कहलाएगा, बेरिलियम कहलाएगा, तो इसका आंसर बेरिलियम हो जाएगा, समझे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो बताना है किसी पीरियड में। नंबर 1, एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, सही बात है, उस तरफ नॉन मेटल बढ़ता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करने से। दूसरा स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हाँ, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नंबर सी, एटॉम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, एटॉम बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएंगे, नहीं, ये बात गलत है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते जल्दी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत बात है, सी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, एसिडिक मतलब नॉन मेटलिक, ठीक है, तो हाँ, लेफ्ट टू राइट मूव करने से यहाँ पे नॉन मेटल बढ़ जाते हैं तो एसिडिक होंगे, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। पूछा गया था कौन सा गलत है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। तो XCl2 से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये 2 पक्का X का वैलेंसी होगा, तभी तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, और क्लोरीन का वैलेंसी तो 1 है, तो 1 यहाँ पे ठीक ही है, समझे कि नहीं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि X का वैलेंसी जो है वो 2 है। ठीक है, देखते हैं पूछा क्या है। विच इज़ अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो भी हो, X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। तो X बताना है कि किस ग्रुप में होगा, जिस ग्रुप में सोडियम है, या फिर जिस ग्रुप में मैग्नीशियम है, या फिर जिस ग्रुप में एल्यूमिनियम है, या फिर जिस ग्रुप में सिलिकॉन है। तो देखते हैं इनमें से किसका वैलेंसी 2 है। जिसका वैलेंसी 2 होगा उसी ग्रुप में X होगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, मतलब 2,8,2। इसका वैलेंसी 2 है, इसका मतलब X मैग्नीशियम वाले ग्रुप में प्लेस होगा। विच एलिमेंट हैज़ 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन। दोनों ही सेल कम्प्लीटली फील्ड है, तो पहले सेल में कन्फर्म है कि 2 होगा और दूसरे सेल में कन्फर्म है कि 8 होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 10। तो बताइए ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये आपका हो गया कोई नोबल गैस ही है, ये हो जाएगा नियॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 282 है, मतलब एटॉमिक नंबर 12, मतलब ये कौन सा है, मैग्नीशियम है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर सी, अ टोटल ऑफ 3 सेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस सेल। 3 सेल है, मतलब पहले सेल में 2, दूसरे में 8, और वैलेंस सेल में कितना बोला गया है 4। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 2,8,4, 14 हो गया एटॉमिक नंबर, 14 मतलब सिलिकॉन है ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर डी, ये आप सॉल्व कीजिएगा। 2 सेल है और वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर ई, ट्वाइस एज मनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड सेल एज इन द फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका 2 गुना है सेकंड सेल में। हमें पता है फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, तो सेकंड सेल में 4 है इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, और ये तो हमारा फेमस किसका है, कार्बन का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, व्हाट प्रॉपर्टी टू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। तो बोरॉन वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उनका क्या प्रॉपर्टी सेम है। तो उनका प्रॉपर्टी यही सेम है कि किसी बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, 2,3। ठीक है, तो इसका मतलब उस ग्रुप में, उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट हो गए उन सब का वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। समझे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट प्रॉपर्टी टू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। तो फ्लोरीन वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उन सबका कौन सा प्रॉपर्टी सेम होगा। तो फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1, तो इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका वैलेंसी कितना होगा 1। ठीक है, यही आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो ये 17 फेमस है हमारा क्लोरीन। ठीक है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया 17। फिर क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर। तो ये एलिमेंट किससे सिमिलर होगा, इससे, 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 इससे। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,5, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करेगा उसी से प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, 2,8,5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2,8,8। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है 7, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल एज शोन बिलो। ये 3 एलिमेंट है यहाँ पे ए बी सी, बी ग्रुप नंबर 16 में और ए और सी ग्रुप नंबर 17 में है। स्टेट वेदर ए इज़ मेटल और नॉन मेटल। तो ये तो ग्रुप 17 मतलब प्योर नॉन मेटल है ये। सी मोर रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है ए से। इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें पता है कि नॉन मेटल के केस में जब हम नीचे जाते हैं तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है, तो सी लेस रिएक्टिव होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है तो सी कम रिएक्टिव होगा। विल सी बी लार्जर इन और स्मॉलर इन साइज देन बी। इन दोनों में किसका साइज ज़्यादा होगा। तो इसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका साइज छोटा होगा बी के तुलना में, बी का साइज बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन या फिर एनायन विल बी फाउंड बाई ए। तो ए चूँकि नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये हो जाएगा एनायन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, दोनों ही ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,5, इसका हो जाएगा 2,8,5। ठीक है, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कौन ज़्यादा नॉन मेटलिक होगा। तो देखिए नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा नॉन मेटलिक होगा नाइट्रोजन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट्स टू इस पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पोजीशन से क्या लेना देना है। तो देखिए, मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 है ऐसा, तो इससे हम लोग इसका क्या पोजीशन बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमें पता चल गया उसका जो ग्रुप नंबर है वो कितना होगा, 3 + 10 13 होगा। 10 ऐड कर दिया क्योंकि 2 से ज़्यादा है, ठीक है। ग्रुप नंबर हमें पता चल गया 13। बात करें पीरियड का, पीरियड कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स देखिए, कितने नंबर ऑफ सेल्स है 3, इसका मतलब उसका पीरियड नंबर क्या है 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स द ग्रुप नंबर, ठीक है। इन द पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, वो सराउंडेड बाई है एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो चलिए उसको पीरियोडिक टेबल में पहले देखते हैं। तो ये देखिए, ये है कैल्शियम। कैल्शियम के चारों तरफ, एक तरफ है 19, एक तरफ है 12, एक तरफ है 21 और एक तरफ है 38। तो कैल्शियम का प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा, तो इसी ग्रुप वाले से मैच करेगा। तो कैल्शियम का प्रॉपर्टी मैच करेगा 12 वाले एटॉमिक नंबर से और 38 वाले एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 और 38। इजी। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो देखिए ऐसे कंपेयर करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक मेंडलीव और दूसरा वाला मॉडर्न। मेंडलीव वाले में लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मॉडर्न वाले में लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इजी। मेंडलीव में कितने ग्रुप थे, टोटल 8 ग्रुप्स थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मेंडलीव वाले में हर ग्रुप सब डिवाइडेड था सब ग्रुप में ए और बी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई सब डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर मेंडलीव वाले में था कि नोबल गैस के लिए कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं था क्योंकि उस समय नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हुआ था। और मॉडर्न में एक सेपरेट ग्रुप है नोबल गैस के लिए, जिसको ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं या फिर ग्रुप 0 भी बोलते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, और ये प्रॉब्लम को मॉडर्न में रेक्टिफाई किया गया है। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रेक्टिफाइड एज स्लॉट्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। समझे, तो ऐसे करके कंपेयर कर देंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजिली। कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं करेगा। 4 ऑप्शन है, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और एक क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड एंड अ कोवैलेंट हैलाइड। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, वो हार्ड है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड से आपको कुछ हिंट मिलेगा। और ये कोवैलेंट हैलाइड है, ठीक है। हैलाइड मतलब हैलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब एलिमेंट के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग। तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या ये एलिमेंट मेटल है, या फिर मेटलॉइड है, या फिर नॉन मेटल है, या फिर कोई लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो इस चारों में से सोच समझ के जवाब दीजिएगा कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस दोनों का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर बाकी भी वीडियो से आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।